बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री का जो टॉपिक है मौर्य प्रशासन इसके ऊपर। तो इसमें जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डाले या मौर्य शासन व्यवस्था का वर्णन करे या प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करें, तो इसका जो आंसर होगा वो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन व्यवस्था की स्थापना की थी और अशोक ने समय की मांग के अनुरूप कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे, लेकिन उसके समय भी मूल ढांचा वही रहा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौर्य शासन व्यवस्था की जो रीढ़ थी वो चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था ही थी। मौर्य शासन व्यवस्था को हम विभिन्न पहलुओं में निम्नलिखित रूप से देखेंगे। पहला, केंद्रीय शासन, जिसे राजा सभी शक्तियों का स्रोत माना जाता है। जिस प्रकार से ब्रिटेन में केंद्र का केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, लेकिन इंडिया में जो है वो केंद्रीकृत नहीं है, इसमें संघात्मक है। यहाँ पे केंद्र को भी शक्तियाँ प्राप्त है और राज्य को भी शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो थी वो शक्तियाँ थी वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। राजा को सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त थी। में जो राजा होता था वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और सेना का प्रधान हुआ करता था। अर्थशास्त्र में राजा के साहस, वीरता, शस्त्र एवं शास्त्र का ज्ञान आवश्यक बतलाया गया है। और मौर्य शासन व्यवस्था में जो राजा है उसको असीमित अधिकार दिए गए थे। की जो व्याख्या की गई है विस्तृत रूप से वो अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वह धर्म विरुद्ध कार्य कर सकता है। मौर्य शासन व्यवस्था का जो चरम लक्ष्य था वह था प्रजा के सुख में ही राजा का सुख और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकार नहीं है, हितकार वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। हितकार का मतलब होता है हित का कार्य। तो इसका जो अर्थ होता है पूरे का, मौर्य राजा निरंकुश या अत्याचारी शासक नहीं था, वह प्रजा के हितों की रक्षा करने वाला था। यह बात अलग है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, लेकिन जो राजा था वह धर्म का कार्य करता था, वह जनता के हित का कार्य करता था, न्याय उचित कार्य करता था। इसके आगे हम बात करें मंत्रिमंडल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह पता चला है कि राजा की सहायता के लिए सचिवों की नियुक्ति होती थी, और यह जो सचिव होते थे ये मंत्री कहलाते थे, और इनकी जो संख्या थी वो 3 या 4 होती थी, और इनका जो चयन है वो अमात्य वर्ग से होता था। और राजा के द्वारा मुख्यमंत्री या पुरोहित का चुनाव उपधा परीक्षण एक प्रकार का होता था, जिसके फलस्वरूप उनका चयन होता था। जो मंत्री थे वे विभिन्न मामलों में राजा पर इनका जो विचार विमर्श था वो किसी भी कार्य को किया करते थे। राजा जो है इन मंत्रियों से विचार विमर्श करके कार्य को किया करता था। इसके आगे हम बात करें मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल के अलावा एक मंत्री परिषद भी होता था। यह राजा की परामर्श देने का कार्य करते थे, और यह राजा को निरंकुशता पर नियंत्रण रखने का भी काम करती थी। मंत्री परिषद की जो संख्या थी वो मंत्रिमंडल से ज़्यादा थी। मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो वेतन था वो 48,000 मन, और मंत्री परिषद के सदस्यों की जो तनख्वाह थी वो 1200 पन मिलती थी। मंत्री परिषद के जो सदस्य थे वो राज्य के नीतियों और राजा की आज्ञाओं पर विचार विमर्श करते थे, और कुछ आवश्यकता अगर पड़ती थी वैसा तो उसके ऊपर संशोधन या सुझाव देने का कार्य करते थे। फोर्थ हम बात करेंगे विशाल नौकरशाही। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विशाल नौकरशाही की व्यवस्था
थी। इसमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति, द्वार रक्षक, समाहर्त, इसको राज्य कार्य को एकत्रित करने वाला भी कहते हैं, कोषाध्यक्ष, नगर रक्षक, दंडपाल, दंडपाल को पुलिस प्रधान कहते हैं, अंतपाल, अंतपाल सीमा रक्षक, जैसे बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उस तरह से अंतपाल सीमा रक्षक होते थे। इसमें जितना भी नौकरशाही में आता है, जैसे न्याय व्यवस्था को चलाने वाले, मंत्री परिषद, या फिर जो लोग थी हाथी घोड़ा या फिर सैनिकों को देखभाल करते थे, ये सारे जो हैं, इसके अलावा और भी थे जो नौकरशाही में आते थे। जो नौकरशाही व्यवस्था थी ने, वो एक तरह से पिरामिड की तरह था, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो राजा हुआ करता था। उसके बाद जो 48,000 पन पाते थे वो आते थे, उससे उससे लेकर के 48,000 से लेकर के जो 10 पन पाते थे वहां तक आते थे। मतलब सबसे ऊपर राजा, फिर उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले, और वहाँ से जो निम्न वेतन पाने वाले थे वो एक क्रम बाय क्रम होते थे। पांचवा हम बात करें गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी उनकी गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य शासन व्यवस्था में संपूर्ण साम्राज्य में जासूसों का जाल बिछा हुआ था। और ये जो गुप्तचर होते थे वो दो तरह के होते थे। एक होते थे वैसे गुप्तचर जो एक ही जगह पे स्थिर होकर काम करते थे, और दूसरे जो होते थे वो घूम घूम कर जनसाधारण गतिविधियों से राजा को अवगत कराते थे, राजा को उनकी जानकारी देते थे। इसके बाद हम सिक्ख में बात करें सैन्य व्यवस्था। इन्हीं के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ शामिल था। कहने का तात्पर्य यह है कि मौर्य के पास विशाल सेना थी। ये जो सैन्य व्यवस्था थी, इसको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इसको जो है वो 6 भागों में बांट दिया गया था। पहला नौसेना, फिर पैदल सेना, फिर अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और यातायात सेना। और यह जो 6 समितियों में विभाजित किया गया था, इसमें से 5-5 सदस्य जो होते थे वो प्रत्येक समिति में होते थे, जो सेना के भाग का देखभाल करते थे, और सैनिकों को जो वेतन है वो सरकार के द्वारा मिलती थी। सातवां बात करें न्याय व्यवस्था। मौर्य शासन व्यवस्था में राजा ही न्याय का प्रधान होता था। यहाँ पे 2 तरह के न्यायालय थी। पहला धर्मस्थाई और कंटक शोधन की व्यवस्था थी, जो क्रमशः दीवानी और फौजदारी मामलों साधारणतः देखती थी। वैसे तो जो दोनों न्यायालय थे उसमें से अधिकारों का जो क्षेत्र है वो स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किया गया था कि कौन सा जो न्यायालय है वो किसकी सुनवाई करेगा। इसके अलावा जो है वो ग्राम पंचायतों के द्वारा भी न्याय का कार्य होता था। यहाँ पे जो है दंड प्रक्रिया है वो काफी कठोर हुआ करती थी। इसमें जो है जुर्माना, अंग भंग तथा प्राण दंड की भी व्यवस्था थी। इसके अलावा हम 8th में बात करेंगे राजस्व व्यवस्था। अर्थशास्त्र में दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, वानिक, पाथिक आदि का राजस्व प्राप्ति के साधन के रूप में बतलाया गया था। चुंगी वसूलना, जुर्माना तथा शराब, बुचड़खाना, नमक, वैश्या, अंचल, संपत्ति संपत्ति आदि से आने वाले कर राज्य की आमदनी के स्रोत में प्रमुख भूमिका निभाते थे। खनिजों, उत्खनन, वन, जल और स्थल मार्गों से भी राज्य की आमदनी होती थी। इसको देखभाल करने के लिए प्रांतीय शासन व्यवस्था थी, स्थानीय शासन व्यवस्था थी और नगर प्रशासन थी। मौर्य साम्राज्य जो था वो बहुत ही विशाल था, इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया था: नगरीय शासन व्यवस्था, स्थानीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय शासन व्यवस्था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी, उसमें शासन व्यवस्था के विभिन्न पहलू पर पूरा ध्यान दिया जाता था, लेकिन समय के अंतराल में कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई और अशोक ने कुछ सुधार या परिवर्तन इसमें किए, और अशोक के द्वारा किए गए
योगों का वर्णन हम नीचे देखते हैं। अभी तक जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें। अशोक ने चंद्रगुप्त के समय से चली आ रही व्यवस्था में जहाँ कहीं भी त्रुटि देखी उसे दूर करने का प्रयास किया, लेकिन इसके जो सभी सुधार थे वह नए नहीं थे। धर्म महामंत्रों की नियुक्ति, राज राजुकों को न्याय का अधिकार, कैदियों को 3 दिन की मोहलत, धर्म यात्रा, धर्म विजय आदि इसके नवीन सुधारों में से थे। इसमें जो प्राण दंड प्राप्त कैदी थे उनको 3 दिन की मोहलत देने की प्रथा अशोक ने चलाई। वर्ष में एक बार कैदियों को छोड़ने की प्रथा भी इसने शुरू की। अशोक ने शस्त्र विजय की नीति को छोड़कर धर्म विजय की नीति को अपना लिया। अशोक के द्वारा ग्राम के टैक्स को माफ कर दिया गया। अशोक के द्वारा जो प्रयास किया गया वह समय की मांग के अनुरूप था। इसके पूर्व शासन की खामियां दूर हो गई थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मौर्य शासन व्यवस्था में एक ही साथ अत्यधिक केंद्रीकरण और लोकहित दोनों पर ध्यान दिया गया था। यह ऐसी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधकर रखने में सफलता मिली थी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो देख लिया था, ये हमारा चौथा वीडियो है। एंड जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।